Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali official as well dear students। कैमरे की आंख और माइक्रोफोन को इस बार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। dear students, फिजिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 4 और जिसका टाइटल है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो dear students, हमारा आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशंस और इसके अलावा मजीद एक दो चीजें और। आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, या डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड गिव इट्स एग्जांपल्स। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने मार्कर से हेडिंग देनी इक्विलिब्रियम, उसके बाद आपने बताना है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब कि एक जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है कब, तब जब उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे, यानी कोई उस पर बैरूनी फोर्स अमल ना करे, तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट की हालत में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रेस्ट की हालत में यानी कि वेलोसिटी जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि वेलोसिटी चेंज बॉडी की नहीं हो रही है। जब वेलोसिटी जीरो होगी या वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। जब बॉडी में एक्सेलरेशन जीरो होता है तब वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। यानी कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। क्लियर? उसके बाद मजीद आपने ये भी लिखना है कि अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम remains at rest or moves with uniform velocity। यानी कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में है तो या तो वो रेस्ट की हालत में होगा या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ये भी लिखेंगे आप क्या, इट मींस दैट बॉडी हैज जीरो। बॉडी हैज जीरो। अब एक्सेलरेशन के आपको पता है दो तरह के होते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप कहेंगे इट्स मींस दैट बॉडी हैज जीरो लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी कि बॉडी में जब वो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है तो उसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होता और एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा नहीं होता। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स की हेडिंग देने के बाद आपने ये हेडिंग साइन भी लाजमी लगाना है, मार्कर से हेडिंग देंगे और दो एग्जांपल्स आपने डिस्कस कर देने हैं जिसमें ये डेफिनेशंस भी कवर हो जाएंगी, ये कॉन्सेप्ट भी। फर्स्ट एग्जांपल आप डिस्कस करेंगे, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, यानी मेज पर पड़ी हुई किताब रेस्ट की हालत में होती है, मूव तो नहीं करती, उसमें वेलोसिटी उसकी जीरो होती है, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर। एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर, एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जब एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है तो वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। उसके बाद फिर आप यहां तक बात कंप्लीट हो गई। यानी कि अगर आपके पेपर में सवाल आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट इक्विलिब्रियम, तो आप इक्विलिब्रियम की हेडिंग देकर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन में ये 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स की हेडिंग देकर ये दो एग्जांपल्स आपने डिस्कस कर देनी है। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस होती हैं, इक्विलिब्रियम की दो शराइत होती हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, तो आप क्या करेंगे, हेडिंग देंगे मार्कर से कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, और फिर आप बताएंगे देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। यानी कि हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी आपसे इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा तो आपने डेफिनेशन भी लिख देनी है, एग्जांपल्स भी लिख देनी है और कंडीशंस भी बता देनी है। कंडीशंस अलग से पूछी जाए तो आपने अलग से बता देनी है। खैर ये दोनों कंडीशंस जो हैं शॉर्ट में भी आ सकती हैं और लॉन्ग में भी, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हमारा आज का एक और बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन, आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि साइकिल का पिछला पहिया, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का मतलब दो पहियों वाली साइकिल, दो पहियों वाली साइकिल का पिछला पहिया कैसे रोटेट करता है।
तो सवाल क्या आ सकता है, हाउ द रियर व्हील ऑफ बाईसाइकिल रोटेट्स, इस बाईसाइकिल का पिछला पहिया कैसे रोटेट करता है। तो आप कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, आपने हेडिंग देनी है रोटेशन ऑफ रियर व्हील ऑफ बाईसाइकिल। डियर स्टूडेंट्स, रियर का मतलब होता है पिछला, रियर व्हील पिछला पहिया, तो हेडिंग देंगे आप रोटेशन ऑफ रियर व्हील ऑफ बाईसाइकिल, यानी कि बाईसाइकिल के पिछले पहिए की रोटेशन, गर्दिश, कि वो कैसे गर्दिश में आता है, उसको गर्दिश में कैसे लाया जाता है। फिर आप पेन से लिखेंगे कि अ साइकिलिस्ट पुशेस द पेडल्स ऑफ अ बाईसाइकिल। साइकिलिस्ट, जो शख्स साइकिल पे बैठा होता है, वो बाईसाइकिल के पेडल्स को पुश करता है अपने पैरों के जरिए। अ साइकिलिस्ट पुशेस द पेडल्स ऑफ अ बाईसाइकिल। उसके बाद आप बताएंगे दिस फॉर्म्स द कपल दैट एक्ट्स ऑन द पेडल्स। दिस फॉर्म्स द कपल दैट एक्ट्स ऑन द पेडल। ये आप देख सकते हैं कि अब बाईसाइकिल, ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक बाईसाइकिलिस्ट है, साइकिल के पेडल्स को पुश कर रहा है, तो ये दोनों पैरों के साथ फोर्स लगा रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में कपल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो फोर्सेस जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं, सेम मैग्नीट्यूड उनका होता है और लेकिन बट नॉट अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स कपल। तो ये आपको कपल नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक फोर्स सपोज ये 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में, तो दो फोर्सेस एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं लेकिन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, तो ये कपल प्रोड्यूस कर रही हैं। तो दिस फॉर्म्स द कपल दैट एक्ट्स ऑन द पेडल्स। पेडल्स पर कपल बन के लगता है। द पेडल्स काज द टूथड व्हील टू टर्न मेकिंग द रियर व्हील ऑफ द बाईसाइकिल टू रोटेट। क्या होता है जी, पेडल्स जो होते हैं वो टूथड व्हील को रोटेट करवाते हैं, उसको घुमाते हैं, उसके घूमने की वजह से चेन के जरिए क्या होता है, पिछला पहिया भी गर्दिश में आ जाता है, रोटेट करने लगता है। ये देखें, ये डेफिनेशन में अगर आपको डायग्राम के जरिए समझाऊं कि ये जब पैडल पर बाईसाइकिलिस्ट उसको पुश करता है तो कपल बनता है, जिसकी वजह से टूथड व्हील, दंदानेदार व्हील हरकत करता है, जिसकी वजह से इस चेन के ज़रिए ये वाली गरारी, ये वाला गियर रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो इसका फंक्शन, ये इसका हब रियर व्हील के साथ जुड़ा होता है, तो इसके रोटेट करने का मतलब है रियर व्हील भी, पिछला पहिया भी रोटेट करने लगता है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, ये था आज के हमारा लेक्चर जिसमें हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया, कंडीशंस के बारे में पढ़ा और हमने आज अपना एक बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा कि साइकिल का, बाईसाइकिल का पिछला पहिया कैसे गर्दिश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको लेक्चर समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।